नमस्कार दोस्तों, 22 मार्च 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज को मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से पीपीटी तैयार कर रहा हूं। म्यांमार बॉर्डर शेड अमिड स्ट्रेन्स ओवर रिफ्यूजी क्राइसिस। आपको पता है कि 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में कूप हो गया। वहां की मिलिट्री जनता ने तत्मादौ ने कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लिया और उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ऑंग सैन सी क्वी वो घर पे अरेस्ट हो गई। हम घर पे हैं, जेल में, पता नहीं। अब हुआ यह है कि इस कूप के चलते म्यांमार बॉर्डर से इंडिया में बहुत सारे लोग एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया और म्यांमार के बीच में एक मूवमेंट अरेंजमेंट है, जिसको बोला जाता है फ्री मूवमेंट रेजिम, जिसके चलते इन इलाकों के जो लोकल्स हैं ना, तो म्यांमार वाले लोकल्स इंडिया में 16 किलोमीटर अंदर आ सकते हैं, इंडिया वाले लोकल्स म्यांमार में 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं और 14 दिन के लिए वो वहां पे रह सकते हैं। हजारों की तादाद में म्यांमार के नेशनल्स और हजारों की तादाद में इंडिया के नेशनल्स रेगुलरली दोनों साइड्स पे जाते हैं काम करने के लिए और अपने रिलेटिव्स पे मीट करने के लिए। तो म्यांमार के बॉर्डर इलाके में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके इंडिया के मिजोरम और आसपास के स्टेट्स में रिलेटिव्स रहते हैं। तो हो ये रहा है कि म्यांमार से एक बड़ी तादाद में लोग इंडिया में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि वहां पे हो गया है कूप। अब ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम वाला जो मैकेनिज्म था, इसको मार्च 2020 में सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा था और तब से ये फ्री मूवमेंट रिजीम बंद है। अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम बंद है तो लीगली तो ट्रेड हो नहीं सकता, तो भाई बॉर्डर पे स्मगलिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं उनके लाइवलीहुड, उनकी कमाई वगैरह डिस्टर्ब हुई, चूंकि पैंडेमिक फैला हुआ है। अब इस पूरे मेहम के बीच में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरमथंगामा ने एक वर्चुअल मीटिंग करी संडे को फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ म्यांमार जिनमार ओंग से इस मिलिट्री क्रैकडाउन को लेकर, और बोला कि भाई आपके जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं। इंडिया ने अपने सारे एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है। जितना हो सका है उस हद तक म्यांमार से लोग इंडिया में एंट्री नहीं मार सकते। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर जिस हद तक सिक्योर है, इंडिया म्यांमार का बॉर्डर सिक्योर नहीं है। इंडिया बांग्लादेश का 60% से ज्यादा बॉर्डर फेंस्ड है। कुछ बीच में नदियां हैं, लेकिन म्यांमार का बॉर्डर उतना फेंस नहीं है। और जो टेरेन है इंडिया म्यांमार की बॉर्डर पे, वो भी बहुत टफ है। आपको पता है अराकान यूमा माउंटेन रेंजेस वहां से निकलती हैं। तो उस बॉर्डर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा पाना काफी मुश्किल है। तो इस चीज के बहुत चांसेस हैं कि म्यांमार से लोग इलीगली इंडिया में एंट्री मार सकते हैं। और मिजोरम 510 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? म्यांमार के साथ। अब यहां पे इस पूरे इशू को लेके जो मिजोरम की राज्य की सरकार है उसका अलग व्यू पॉइंट है, और जो केंद्र की सरकार है उसका अलग व्यू पॉइंट है। मिजोरम की राज्य की सरकार ने 26 फरवरी को एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किया। इस स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मिजोरम की सरकार ने बोला कि हम इस प्रकार से रिफ्यूजीज को हैंडल करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक लेटर आया और इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को, जिसको मिजोरम की राज्य सरकार ने इंप्लीमेंट किया था, इसको कैंसिल कर दिया एमएचए ने। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीधे सीधे बोला मिजोरम को और बाकी स्टेट्स को कि देखिए, रिफ्यूजी स्टेटस देना किसी फॉरेनर को, यह ताकत किसी राज्य की सरकार के पास नहीं है। और इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 और 1967 प्रोटोकॉल साइन नहीं किया है। तो कोई राज्य की सरकार ऐसा सोच रही है कि हम रिफ्यूजीज को अपने यहां पे जगह दे देंगे, शरण दे देंगे, तो राज्य की सरकारों के पास ये ताकत है नहीं। और इंडिया की आबादी ऑलरेडी 140 करोड़ है। हम यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन के पार्ट नहीं है, तो भाई हजारों की तादाद में म्यांमार से रिफ्यूजीज हमारे यहाँ पे आ जाएं और हम उनको देश का नागरिक बना लें, ये नहीं हो पाएगा। तो इंडिया की सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आसाम राइफल्स को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि बॉर्डर सील कर दो। स्टेट गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट है, कहां पे टसल हो रही है, आसाम राइफल्स का क्या रोल है, इसको मैं अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। यहां मैंने आपको बहुत बेसिक्स बता दी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस में ये न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आपको अलग अलग वीडियोस, जैसे एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक की वीडियोस, उसके बाद लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स हो, सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री हो, मीडियल हिस्ट्री की और भी डाइवर्स सोर्सेज है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन सब की प्लेलिस्ट मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इन वीडियोस को रिफर कर सकते हैं।
तो अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जब भी मौका मिलेगा आपकी ट्रेनिंग डॉट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो अब यहां पे इंडिया टू कंडक्ट रडार सर्वेज ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स, एक प्रपोजल इनिशिएट किया गया है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च द्वारा, एनसीपीओआर। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर काम करता है। अगर आप नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की बात करो, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा मैं भी आपको। इंडिया ने प्लान किया है कि ये एयरबॉर्न रडार सर्वेस कराएंगे। क्यों करवाएंगे? ताकि हिमालयन ग्लेशियर्स में इन ग्लेशियर्स की थिकनेस क्या है, इस बर्फ की थिकनेस क्या है, इस चीज को पता किया जा सके। पायलट स्टडी कंडक्ट करवाई जाएगी लाहौल स्पीति बेसिन में। जो लाहौल स्पीति बेसिन है हिमाचल प्रदेश का, वहां पे पायलट स्टडी कंडक्ट करवाई जाएगी और यह पता किया जाएगा कि इन हिमालयन ग्लेशियर्स की बर्फ की मोटाई क्या है। ठीक है भाई, एक बार ये पायलट प्रोजेक्ट हो गया तो इस प्रकार की और स्टडीज इंदस रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन में भी करवाई जाएंगी। ये डेवलपमेंट काफी सिग्निफिकेंट बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आप रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया की बात करो तो यहाँ पे ग्लेशियर्स की इंपॉर्टेंस काफी बताई गई है। आपको पता है कि ये ग्लेशियर्स ही हमारे रिवर्स में पानी डालती हैं। ये रिवर्स जब डाउनस्ट्रीम आती हैं, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की लाइवलीहुड इन रिवर्स के साथ जुड़ी हुई है। खासकर अगर आप इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात करो, वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है ये दुनिया का। इसीलिए यहाँ पे हिमालयन ग्लेशियर्स की थिकनेस को एसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आगे आने वाले जो भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं उसके लिए हम तैयार रहें। इंडिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया इज द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इंडिया में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इंडिया की 20वीं रैंक है ऑन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इंडिया में रिसेंटली अभी एक ह्यूमन ट्रेजेडी देखने को मिली है, जब फरवरी 2021 में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ रैनी विलेज उत्तराखंड में। ये GLOF लेक क्या होती है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट क्या होता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, मेरा नाम अर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको रेलेवेंट वीडियो मिल जाएगी। अब ओवरऑल ये जो प्रपोजल है ये लाया गया है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा। इसके बारे में बात करते हैं। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च को पहले बोला जाता था नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च। ये एक इंडियन रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि गोवा के वास्को डिगामा में सिचुएटेड है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर काम करता है। ये जो सेंटर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एडमिनिस्टर द इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम। ये एंटार्क्टिक रिसर्च सेंटर्स जैसे कि भारती और मैत्री को मेंटेन भी करता है। 25 मई 1998 को इस सेंटर को स्टैब्लिश किया गया था। लेटेस्ट नाम है इसका नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। प्रेमचंद पांडे इसके फाउंडिंग डायरेक्टर थे। एक बात याद रखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? गोवा में लोकेटेड। किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। ये दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ज्योग्राफिकल फीचर्स and their location changes in critical geographical features including water bodies and ice caps में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हैमलेट दैट थ्राइव्स ऑन एंशिएंट बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम समझते हैं ना क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि आप पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो चीजों को खरीदने के लिए, आप चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आपके पास 2 जोड़ी जूते हैं, आपको टमाटर की जरूरत है, तो आपने किसी को 2 जोड़ी जूते दे दिए और उससे उसके बदले के 4 किलो टमाटर ले लिए। ये होता है भाई आपका बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम आज की डेट में तो भाई बहुत आउटडेटेड लगता है, ऐसा लगता नहीं कि कोई बार्टर सिस्टम को फॉलो करता होगा। लेकिन एक शैंडी है, शैंडी को बोला जाता है वीकली मार्केट्स। एदुगुर्रलापल्ली ट्राइबल, आई एम रियली सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, एदुगुर्रलापल्ली ट्राइबल शैंडी। तो ये एदुगुर्रलापल्ली ट्राइबल वीकली मार्केट है जो कि फ्राइडे को मिलता है और यहाँ पे एंशिएंट बार्टर सिस्टम्स के हिसाब से चीजों का एक्सचेंज किया जाता है। जो ट्राइबल्स हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सचेंज करते हैं, तो राइस, आयोडाइज साल्ट्स और दूसरी कमोडिटीज इन ट्राइबल्स को चाहिए होते हैं और उसके बदले में ट्राइबल्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये जो शैंडी है ये चिंटूर एजेंसी में है। ठीक है भाई, ये जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स बेचने आती हैं लेडीज, इनको बोला जाता है मुरिया ट्राइबल वुमन। ये मुरिया ट्राइबल वुमन बंदा और मुरिया गुंदम नाम के इलाके में है और ये इलाके नक्सल हिट सुकमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है छत्तीसगढ़ की। तो नक्सल हिट सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के बंदा मुरिया गुंदम इलाकों की मुरिया ट्राइबल वुमन, याद रखिएगा मुरिया ट्राइब्स कहां से हैं पूछा जा सकता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके आती हैं इस शैंडी में, यानी इस वीकली मार्केट में। तो शैंडी नाम का शब्द भी याद रखिएगा।
और यहां पे अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, अब ये बोला गया कि जब ये मुरिया वुमन ये शैंडी वीकली मार्केट में अपना सामान बेचने आती हैं तो यहाँ पे जो मिडिल मैन है वो इनको काफी परेशान करते हैं। पहली बात तो ये मुरिया ट्राइब के लोगों की अपनी एक भाषा है, तो इनके साथ डीलिंग वही कर सकता है जिसको वो भाषा आती है। तो यहाँ पे जो नॉन ट्राइबल मिडिल मैन है वो इनकी भाषा में इनके साथ बात करके इनको कन्विंस कर लेते हैं कि ये अपने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल सस्ते दामों में बेचते हैं। ठीक है, अब ये ट्राइबल्स ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, तो ये सीसम सीड लेके आते हैं, ड्राई महुआ फ्लावर्स लेके आते हैं, टैमरिंड सीड लेके आते हैं, टैमरिंड फ्रूट लेके आते हैं। और ज्यादातर इन लेडीज को, इन ट्राइबल लोगों को चावल चाहिए होता है या आयोडाइज सॉल्ट चाहिए होता है। नमक और चावल ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे खाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत कम ऐसी ट्राइबल लेडीज हैं जो मनी एक्सेप्ट करती हैं, वो पैसे चाहते ही नहीं है। समझ गया बात को? तो ये एक प्रैक्टिस है। अब एंशिएंट बार्टर सिस्टम की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे मिडिल मैन के एक्सप्लॉयटेशन की है। अगर ये अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाके मार्केट में बेच रही हैं तो कम से कम इनको इनके प्रोड्यूस के पैसे तो प्रॉपर मिले। यहाँ पे मुरिया ट्राइबल वुमेन का एक ग्रुप है बंदा एरिया से, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, उसने क्या बोला कि इनके पास ये जो एदा गुरुल्ला पल्ली नाम का जो फीकली मार्केट है ये सबसे पास है। यहाँ पे ये महुआ फ्लावर्स और टैमरिंड्स को एक्सचेंज करते हैं और दूसरे माइनर प्रोडक्ट्स फॉर राइस एंड कमोडिटीज को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे जो वुमेन है ये ऑरेंजेस बेचती हैं कैश के लिए, बट कहीं ना कहीं जो दाम मिलते हैं इनको अपने बेचे हुए प्रोडक्ट्स के वो बहुत कम होते हैं। तो इनका एक्सप्लॉयटेशन एक बहुत पर्टिनेंट इशू है जिसको यहाँ पे एड्रेस करने की जरूरत है। फिर बात करते हैं लैंड ऑफ महुआ की। ये जिस इलाके से ये मुरिया ट्राइब आती है ना, यहाँ पे महुआ को पूरे साल बेचा जाता है। एक्चुअली इसको इंडिया का महुआ बाउल बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। ठीक है भाई, एक ट्रेडर है सुकमा का, वो क्या बताता है कि भाई ये जो महुआ ड्राई फ्लावर्स हम लोग ट्राइबल वुमेन से खरीदते हैं गुड्स एक्सचेंज मोड में, ये महुआ ड्राई फ्लावर्स आंध्र प्रदेश की लोकल ट्राइब्स के द्वारा खरीदा जाता है और आंध्र प्रदेश की लोकल ट्राइब्स इस महुआ फ्लावर से दारू बनाते हैं, एक प्रकार का इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक बनाते हैं, लिक्वर बनाते हैं, और कभी कभी कम्युनिटी रिचुअल्स में भी इस महुआ फ्लावर को इस्तेमाल किया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज और कल्चर में ये न्यूज आपके काम आ सकती है, एक पर्टिकुलर सवाल इससे बन सकता है। फिर आगे बात करते हैं, फिलीपींस एक्यूजेस चाइना ऑफ इनकर्जन इन डिस्प्यूटेड सी। देखिए रिसेंटली फिलीपींस ने चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया है कि लगभग 200 मिलिशिया बोट्स को स्पॉट किया गया है, इनकर्ज किया गया है इन अ डिस्प्यूटेड रीफ्स इन साउथ चाइना सी। ठीक है भाई, साउथ चाइना सी में एक डिस्प्यूटेड रीफ के पास आप कह सकते हो कि समवेयर 320 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पलावन आइलैंड्स, ये जो रीफ है इसका नाम है विट्सन रीफ। विट्सन रीफ एक बूमरिंग शेप्ड की रीफ है। यहां पे फिलीपीन कोस्ट गार्ड ने डिटेक्ट किया 200 मिलिट्री बोट्स ऑफ चाइना। ओके, और फिलीपींस का ये बोलना है कि जो पर्टिकुलर इलाका है ये फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, और अगर हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चाइना के मिलिट्री बोट्स आ रहे हैं तो ये चाइना हमको प्रोवोकेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे मिस्टर लॉरेंस जाना जो कि फिलीपींस के मिनिस्टर है, इनका ये भी बोलना है कि भाई गवर्नमेंट यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्शन लेने का सोच रही है, हम किसी ना किसी तरीके से अपने फिलिपिनो फिशरमैन को बचाने की कोशिश करेंगे, अपने मरीन रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करेंगे, इस एरिया में पीस और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 220 चाइनीज मिलिट्री वेसल्स आए हैं ना, मैरीटाइम मिलिट्री वेसल्स, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का संदेश है, क्योंकि फिलीपींस की अथॉरिटी ने यह भी बताया कि जब ये मिलिट्री वेसल्स वहां पे खड़े थे ये किसी प्रकार की फिशिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, तो इट वाज बेसिकली क्लियरली अ मिलिट्री स्टेप। और यहाँ पे यूएस तो अक्सर का चाइना के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है कि चाइना इंटिमिडेट करता है, कोवर्स करता है, डराता है दूसरे देशों को जो कि साउथ चाइना सी में इनके साथ बाउंड्री बनाते हैं। साउथ चाइना सी की बात की जाए तो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का एक आर्म है, चाइना के साउथ में है और वियतनाम के ईस्ट और साउथ में, फिलीपींस के वेस्ट में है और बोर्नियो आइलैंड के नॉर्थ में। यहाँ पे बहुत सारे शोल्स, रीफ्स, एटॉल्स और आइलैंड मिलते हैं। पैरासेल आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड और स्कारबोरो शॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी में जो बहुत डिस्प्यूटेड है। अक्सर कर इनके ऊपर चाइना, जापान और बाकी कंट्रीज मिलकर लड़ते रहते हैं। इसी साउथ चाइना सी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर आप देखो यहाँ पे, ये आपको साउथ चाइना सी पूरा का पूरा नजर आ रहा है, ये पूरा साउथ चाइना सी है। इसमें नीचे की तरफ आप चले जाओगे ना तो ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो आप कह सकते हो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का साउथ चाइना सी का एक एक्सटेंशन ही है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, होंग टाट का ये बोलना है कि दुनिया भर की 1/3 ग्लोबल शिपिंग इस साउथ चाइना सी से
क्रॉस होती है, ट्रिलियंस ऑफ ट्रेड इस साउथ चाइना सी से क्रॉस होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल वाटर बॉडी है ये। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, इंडिया और फ्रांस अपने तीसरे ज्वाइंट स्पेस मिशन पे काम कर रहे हैं। अभी तीसरा मिशन है तो पहला कौन था? पहला ज्वाइंट स्पेस मिशन इंडिया फ्रांस का था मेगाट्रॉपिक्स, जिसको 2011 में लॉन्च किया गया। दूसरा था सरल अल्टिका, जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था। और तीसरा है थर्ड ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन, जो कि इंडिया और फ्रांस डेवलप करेंगे। इंडिया और फ्रांस का जो स्पेस कोलैबोरेशन है वो मल्टीपल डोमेन्स में एंट्री मार रहा है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम भी यहाँ पे करेंगे। इसकी फीजिबिलिटी स्टडी इसरो और CNES कंडक्ट करवा चुके हैं। इसरो आपको पता है क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और CNS है सेंटर नेशनल डी एट्यूडस स्पैटियलिस, ये भाई फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। तो इसरो और CNS ने मिलकर फीजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करवाई है इन ऑर्डर टू रियलाइज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन। यहां पे हेल्प ली जाएगी थर्मल इंफ्रारेड इमेजर की, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट तृष्णा। तो बेसिकली ये सैटेलाइट्स न्यूज में है। फीजिबिलिटी स्टडी इसरो और CNES ऑलरेडी करा चुके हैं, किससे? तृष्णा वेबसाइट के थ्रू। तृष्णा याद रखिएगा, इट इज थर्मल इमेजिंग वेबसाइट, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग वेबसाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, तो तृष्णा याद रखिएगा, CNES याद रखिएगा। मेगाट्रॉपिक्स और सरल अल्टिका, ये पहले 2 ज्वाइंट मिशंस रहे हैं इंडिया और फ्रांस के, और तीसरा ज्वाइंट मिशन इंडिया और फ्रांस मिलकर करने वाले हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन के फील्ड में। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ स्पेस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। इंटरनेशनल रिलेशंस और कुछ हद तक बायलैटरल रिलेशंस में भी ये न्यूज आपको काम आ सकती है। तो आज इतनी न्यूज़ें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।